सर पेपर लीक, बेरोजगारी, इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड, ये भी मुद्दे हैं क्या इस बार? आप ये बात कही कि अखिलेश को हराने में ज्यादा मजा आएगा, तो क्या मैनपुरी में सिर्फ पैसेज सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन जिसको आप कहते हैं उसकी सरकार बनती है केंद्र में तो क्या? नमस्कार, मैं हूं खुर्रम और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। उत्तर प्रदेश के 2 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है, तीसरे की तैयारी है। भाजपा 370 की बात कर रही है, यूपी में 80 की 80। केशव जी हमारे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के वहां पर मौजूद है। कैसा चल रहा है चुनाव सर? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, जैसी अपेक्षा थी उससे भी ज्यादा अच्छा चल रहा है। और हम लोगों ने जो लक्ष्य देश के लिए और जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश के लिए रखा है, वो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी मिलकर के जरूर पूरा करेंगे। ये हमारा पूरा विश्वास है। कमल का फूल खिलेगा और भाजपा बड़े अंतर से जीतेगी। तो सर 80 की 80 सीट का दावा है, लेकिन 2 सीटें ऐसी है जिस पर सबकी निगाह है। कैसे करें दादागिरी? बीजेपी क्यों देगा? बीजेपी की तरफ से कोई देर नहीं, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाओ। कौन है प्रत्याशी सर रायबरेली और कैसे? जो है हम बता तो सकते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं क्योंकि वो अधिकार केंद्रीय चुनाव समिति। अखिलेश यादव को चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के भी सूचना है कि वो चुनाव मैदान में आ रहे हैं। क्या वजह मान रहे हैं कि बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतार रही है? वजह क्या है, वो जिस पार्टी के लोग हैं उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में उनको मालूम है, उनके प्रत्याशी घोषित करने के बाद एक बार नहीं 3-3 बार बदलना पड़ रहा है। कोई लड़ना नहीं चाहता, जबरदस्ती लड़ाना चाहते हैं, कहते दे दो टिकट हम, लेकिन लड़ नहीं सकते कन्नौज में भी क्योंकि बदला जीतना है। ही नहीं। कन्नौज भी बदला है, बदायूं भी बदला है, और आपका आजमगढ़ में पहले स्वयं सांसद थे, वहां भी बदला है। तो ये मेरठ में भी बदला है। मतलब कई सीटें ऐसी हैं जिसमें मुरादाबाद भी है। इनका बदलने का मतलब कोई अस्थायित्व नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। सर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फेर फिटमेंट रहते हैं सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। अभी हाल फिलहाल उन्होंने पसंदीदा समाज, पसंदीदा मुस्लिमों की बात करी कि उनको कितना करे, 3 तलाक की बात करी। आपने खुद का केरल से मुस्लिम को टिकट दिया है, लेकिन जब यूपी की बात आती है तो 80 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट कोई एक मुद्दा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो जीतने लायक होगा या भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व तय कर देता है उसको टिकट मिलता है और वो चुनाव लड़ता है। उसका चुनाव निशान कमल का फूल होता है। तो कमल का फूल चुनाव निशान है, और जिसको लड़ाने का काम पार्टी ने किया है उसको लड़ाया जाएगा, उसको जिताया जाएगा। इसके लिए पूरा कार्यकर्ता, पूरी पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है। सब लोगों का लक्ष्य एक ही है कि तीसरी बार मोदी सरकार के लिए कमल का बटन दबाना है और पूरे भारतवर्ष को एक शक्तिशाली भारत बनाने का काम करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम करना है, महिलाओं के सशक्तिकरण वाला भारत बनाने का काम करना है। तो इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि पार्टी जिनको भी टिकट दिया है वो बढ़िया लड़ रहे हैं और अच्छे से जीते। मंगलसूत्र को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर है। खासकर प्रियंका गांधी भी ये कह रही हैं कि बातों को तोड़ मरोड़ के बीजेपी पेश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई चीज तोड़ मरोड़ करके नहीं पेश कर रही। हमारे देश में शिक्षित लोग भी हैं, अशिक्षित लोग भी हैं, गांव में भी रहने वाले, शहर में भी रहने वाले। वो कोई प्रधानमंत्री जिनके घर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, फिर श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री, और फिर ये तीनों लोग सुपर प्रधानमंत्री रह करके, चाहे श्रीमती सोनिया जी हो, चाहे श्री राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, ये सुपर पीएम बन करके देश के अंदर काम की। इनको देश की जनता किस प्रकार से समझ सकती है इनका इन लोगों को भी पता ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बताने का जो इनका घोषणा पत्र आया है उसमें संपत्ति का सर्वे कराएंगे। ये संपत्ति का सर्वे कराएंगे तो किसका कराएंगे, ये लिखा है क्या? ये रितेश जी का कराएंगे या केशव प्रसाद का कराएंगे या किसका कराएंगे, लिखा है क्या? देश का सर्वे कराएंगे। तो देश का जब संपत्ति का सर्वे कराएंगे, मंगलसूत्र उसका पार्ट नहीं है। हमारी महिलाओं के शरीर में जो वस्त्र धारण करने के बाद जो सबसे जिसको वो महत्व देती हैं वो अपने मंगलसूत्र को देती हैं। और मंगलसूत्र की ये क्या बात करी? इस देश में कितने मंगलसूत्रों को छीनने का पाप और अपराध इस कांग्रेस के कारण से हुआ है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कौन लगाया था? कांग्रेस ने लगाया। कितने वीर बांकुरों का, हमारे जवानों का बलिदान हुआ, कितने नागरिकों का बलिदान हुआ, कितने लोगों को कश्मीर छोड़ करके भागना पड़ा था, उसका हिसाब कौन देगा? पैतृक संपत्ति पे तो उनका कहना है कि जो स्वयं पित्रोदा का बयान है वो पूरी तरीके से दिखाया नहीं गया।
कहीं ना कहीं उसमें गलत देखो तरीके से स्पष्ट स्पष्ट उन्होंने कहा है, मैंने उनका बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में ऐसा कानून है कि व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आधी संपत्ति सरकार के खजाने में चली जाती है। तो अमेरिका का कानून भारत में लागू करोगे? अगर 60 साल देश में शासन किए थे और इसको विकसित भारत बना देते, अमेरिका से ज्यादा आबादी हमारे देश की है, अमेरिका से ज्यादा हमारे पास संसाधन है, कोई चीज की कमी नहीं थी, तो आप तो लूटने में लगे थे देश को। तब अमेरिका कानून की बात करते हैं। आज तो इस देश में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया वो संविधान है, उस संविधान से देश चल रहा है और उस संविधान से देश चलेगा। और अमेरिका का कानून अभी भारत में नहीं लागू होगा और कांग्रेस से मुगालते में ना रहे, कांग्रेस की वापसी ही नहीं होगी और सत्ता की जगह वो इतिहास के पन्ने में दर्ज होगी। सर पेपर लीक, बेरोजगारी, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ये भी मुद्दे हैं क्या? देखिए पेपर लीक एक बड़ा समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अलग अलग क्षेत्र के बड़े खूंखार माफिया तैयार किए गए और वो माफिया एक पेपर लीक माफियाओं का गैंग था। हमारी सरकार ने उस गैंग को ध्वस्त करने का काम किया है। केंद्र सरकार ने इस प्रकार से पेपर लीक के मामले के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कानून बनाने का फैसला लिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड, पहले तो चंदा तो हर पार्टियां लेती थी, उसका कोई हिसाब नहीं होता था। अगर देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि उसका हिसाब दो, तो उसका हिसाब आया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसने लिया, जिसने उसको कैश कराया, वो सब पता चल गया। अगर उसमें कोई कमी होगी तो स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि उसमें हम सुधार करेंगे। लेकिन कोई टेबल के अंदर से 100 रुपया में से 85 रुपया का घोटाला करे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस की संस्कृति 85% का घोटाला करने की है और भाजपा की संस्कृति 100% ईमानदारी की है। इसलिए 52 करोड़ जनधन के खाते खोल करके लोगों के खाते में पैसे सीधे भेजे जा रहे हैं। 34 लाख करोड़ रुपए भेजा जा चुका है। कांग्रेस की सरकार होती तो उसका 15% 5 लाख करोड़ होता है और 29 लाख करोड़ ये डकार जाते। मोदी जी दुश्मन क्यों है कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के? इसीलिए कि वो ईमानदार भारत बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, गरीबी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। बेरोजगारी के खिलाफ जैसी जंग माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई, सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, या इन्होंने 60 साल में सबको सरकारी नौकरी दे दिया था और माननीय नरेंद्र मोदी जी आने के बाद सबको नौकरी से निकाल दिए? उनके नेतृत्व में इतनी प्रकार की योजनाएं चली हैं, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे पीएम स्वनिधि योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। स्टार्टअप की योजनाएं हो, मतलब निवेश बड़े पैमाने पे भारत में लाने का हो, आत्मनिर्भर भारत बनाने का हो। बेरोजगारी इससे भी घटती है। जो अभी ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग जो सोच नहीं सकते, उसके आगे से मेरे प्रधानमंत्री जी विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, ये सोचते क्या? एक देश में 5 वर्ष में केवल एक बार चुनाव होना चाहिए, सोच सकते हैं क्या? एक देश में एक कानून होना चाहिए, सोच सकते हैं क्या? 370 हटनी चाहिए, ये गलत है, ये कर सकते थे क्या? रामलला का मंदिर केवल हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, वो राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक था। वो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर था। अगर मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ करके वहां ढांचा खड़ा किया, तो इसका मतलब सरदार पटेल जी भी गलत थे जो सोमनाथ मंदिर बनवाए थे। कांग्रेस तो इस प्रकार की बीमारी पाल करके वोट बैंक की राजनीति करती। जी सर। आपने आपने ये बात कही कि अखिलेश को हराने में ज्यादा मजा आएगा, तो क्या मैनपुरी में सिर्फ पैसेज नहीं, मैं ये कहने का पर्पज ये नहीं, हम जब 80 की 80 जीतने की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैनपुरी भी है, उसमें कन्नौज भी है, उसमें रायबरेली भी है, उसमें अमेठी भी है। इसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि कन्नौज में जब मैं गया था तो 2019 के लोकसभा चुनाव में वहां पर प्रत्याशी श्रीमती डिम्पल यादव जी थी। अब वह श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी जरूर है, लेकिन अखिलेश यादव जी नहीं है। वह लड़ते और उनको हराने का एक अलग आनंद होता है। अब वो नहीं लड़े थे, इस बार वो लड़ने के लिए मैदान में आ गए और हमें पूरा भरोसा है कि कन्नौज में जैसे श्रीमती डिम्पल यादव जी सपा बसपा गठबंधन के बाद हारी थी, तो इस बार श्री अखिलेश यादव जी उससे बड़ी पराजय मतलब उनकी होगी कन्नौज के अंदर, ऐसा मेरा था। तो 2 चरण हो चुके हैं, धीरे धीरे चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है। अतीक, मुख्तार, इन सब के जो अभी हाल में जो घटनाक्रम हुआ, उसको आप किस तरीके से असर देखेंगे आप कि पूर्वांचल में इसका दिखेगा? नहीं, इसका देखिए कोई असर नहीं होगा। माफिया केवल माफिया होता है, अपराधी केवल अपराधी होता है, दंगाई केवल दंगाई होता है, गुंडा केवल गुंडा होता है। और तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति के कारण से
जो आप समझिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और बाबूजी कल्याण सिंह जी का निधन हो गया था। उनका शव भाजपा के कार्यालय तो आना ही था, लेकिन विधानसभा परिसर में भी एक कोई पूर्व मुख्यमंत्री का शव रखने की परंपरा है। श्री अखिलेश यादव जी उनके शव पर पुष्पांजलि करने नहीं गए, लेकिन मुख्तार अंसारी जो एक माफिया है, जो अनेक हत्याओं के अपराध का अपराधी था, जिसमें कई मामले में सजा हो गई थी, उसकी कब्र पर फतिया पढ़ने चले गए। तो स्पष्ट है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। एक जो प्रोटोकॉल है, जो शिष्टाचार है, वो केवल इसलिए बाबूजी कल्याण सिंह जी के शव पर पुष्पांजलि करने नहीं गए क्योंकि उनके समय सरकार थी तो 6 दिसंबर को ढांचा डाला, इसीलिए नहीं गए, या वो ओबीसी वर्ग से आते थे, वो एक खानदान का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उनके शव पर पुष्पांजलि करने नहीं गए। और मुख्तार अंसारी के शव पर पुष्पांजलि करने इसलिए चले गए या कब्र पर फूल चढ़ाने इसलिए चले गए क्योंकि वो मुस्लिम है, वो माफिया है। मुस्लिम और माफिया में अंतर होता है। मुस्लिम भी अच्छे बहुत सारे, लेकिन माफिया माफिया होता है। सर दो सर, पहली बात ये कि आपने कहा माफिया माफिया होता है और अखिलेश यादव क्यों गए, मुख्तार लीडर। तो अतीक की हम बात करें तो अतीक को शोक संदेश जो विधानसभा में पढ़ा गया, वो पढ़ना नहीं, वो एक शिष्टाचार है जी सदन का। जो कोई सदन का सदस्य होता है, जो रहा होता है, वह भी उसके लिए पढ़ा ही जाएगा। कई पूर्व सदस्य नहीं रहते हैं, एक सामान्य एक वहाँ का एक परंपरागत जो होता है सदन के अंदर, उसमें पढ़ा गया, ये कोई विषय ही नहीं है। सर एक बयान आपका ये आया था कि जो मुस्लिम वोट नहीं कर सकते हमको, बीजेपी को, वो वोट ना करके हमारी मदद पहुंचा रहे हैं, हमको मदद कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, मुझे कई जगह ऐसा लगा कि कई लोगों को सपा बसपा कांग्रेस वाले धमकाते रहते हैं कि भाजपा, या डराते रहते हैं भाजपा आ जाएगी तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम्हें खतरा हो जाएगा। लेकिन वो 10 साल से देश में मोदी जी के नेतृत्व में, 7 साल से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यूपी में सरकार देख रहे हैं, और देख करके उनको कोई ऐसा ना डर है, ना भय है, ना सुरक्षा है। तो इस प्रकार का जो भय पैदा करते हैं, कोई हो सकता है डर के कारण एक बड़ा हिस्सा होता है जो वोट डालने नहीं जाता है, और वोट डालने नहीं जाता है तो हम लोग अपरोक्ष रूप से मानते हैं, अगर 2 वोट डालने के लिए नहीं गए तो 1 वोट हम ही को मिल गया जो हमारे विरोध में ही वोट डालने का काम करते थे। तो इसलिए मैंने ये बात कही। सर एक आखिरी सवाल, एक समय पर आप न्यूज़पेपर बेचते थे, आज न्यूज़पेपर की सुर्खियों में आप बने रहते हैं। तब से लेकर अब तक का सफर अगर पूछें तो भारतीय जनता कैसा? पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, एक पेपर बेचने वाला उत्तर प्रदेश का लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम है, एक चाय बेचने वाला 2 बार से देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहा है। तमाम भाजपा के सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता बड़े से बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, क्योंकि हम जिस संगठन के कार्यकर्ता हैं और जिस पार्टी में काम कर रहे हैं, यहाँ कोई साधारण व्यक्ति भी कोई बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है, लेकिन जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आवे या छोटी जिम्मेदारी आवे, तो हम अपने उन कष्ट के दिनों को, उन गरीबी के दिनों को, उस गरीबी के दर्द को याद रखते हैं। और अगर कोई हमारे जैसे जीवन को आज जी रहा है, तो उसके जीवन में कैसे जीवन स्तर में सुधार हो, इसके लिए जिम्मेदारी से ईमानदारी से प्रयास कर। सर आखिरी सर, अगर सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन जिसको आप कहते हो उसकी सरकार बनती है केंद्र में तो क्या? क्यों सारा सपना मुंगेली लाल का देख रहे हैं? 2047 तक तो सपा बसपा या कांग्रेस या इंडी गठबंधन ये स्वप्न भी देखने की गलती ना करे, क्योंकि 2047 तक जब तक विकसित भारत नहीं बनेगा, जनता ही भाजपा को देश की और प्रदेश की सत्ता से नहीं हटने देगी। कोई को गुंडा प्रदेश नहीं बनाना है, कोई भ्रष्ट देश नहीं बनाना है, कोई को असुरक्षित हिंदुस्तान नहीं बनाना है। सबका लक्ष्य निर्धारित है कि अगर शक्तिशाली भारत चाहिए, सुरक्षित भारत चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, गरीबी से मुक्त भारत चाहिए, सबका सशक्तिकरण चाहिए, सबके साथ न्याय चाहिए, तो वो भाजपा ने किया है, भाजपा ही करेगी। एक इतनी लंबी लाइन खींचने का एक लक्ष्य लेकर के काम करें। समाला से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हैं केशव मौर्य जी, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का साफ तौर पर कहना है कि 80 के 80 सीटें वो जीत रहे हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, चाहे वो कन्नौज हो या फिर अमेठी हो या रायबरेली हो या कोई और सीट, लेकिन वो जीतेंगे, ये है मोदी की गारंटी। फिलहाल इतना ही, हम बहुत जल्द आपके साथ एक दूसरे शख्स के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, हमें हमारी टीम को नमस्कार।